वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में करंट अफेयर पे आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न पूरे साल भर जो भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, आर्थिकी के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, उन सभी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश 2024-25 का बजट है उस पे भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हो सकते हैं उनको भी इस वीडियो में रखा गया है। तो यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई? तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को जो है घोषित किया गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज आती हैं उनका जो वर्ष होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया जो पॉलिसी है वह 2024 की है, ये भी याद रखिएगा। और किसकी अध्यक्षता में मंजूरी मिली है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को 23 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। ठीक, अगर मान लें कि स्पेसिफिक डेट पूछ ले कि कौन सी डेट को जो है मंजूरी मिली थी, तो याद रखिएगा 23 अगस्त। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि 23 अगस्त को किस दिवस के या ये कहा जाए किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अनुसार कौन सी सामग्री पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई होगी? तो अगर आप राष्ट्र विरोधी सामग्री, ठीक है, राष्ट्र विरोधी कंटेंट अगर आप सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं या प्रसारित करते हैं तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो और इसमें है क्या? तो इस नीति में अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और दोषी पाए जाने पर, ध्यान रखिएगा, दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कितना? 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को ड्रोन और रोबोटिक्स का हब बनाया जाएगा? ठीक है, तो ड्रोन और रोबोटिक्स का हब किस शहर को बनाया जाएगा, ये अगला प्रश्न है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कानपुर। ध्यान रखिए, कानपुर को रोबोटिक्स और ड्रोन हब बनाने की तैयारी चल रही है। तो यूपी सरकार ने प्रदेश के 5 शहरों को आईटी सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है और इनमें कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स का हब बनाया जाएगा। ठीक है, तो आईटी सिटी का जो प्रपोजल है वह कितने शहरों के लिए है? 5 सिटी के लिए। ठीक है, जो 5 शहर हैं वो जो है वो आईटी सिटी के रूप में विकसित की जाएंगी और इसमें जो कानपुर है उसको ड्रोन और रोबोटिक्स हब बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल विज्ञापन की व्यवस्था करना, पहला। दूसरा, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। तीसरा, सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था लागू करना। यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, डिजिटल विज्ञापन की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था लागू करना। अभी हम लोगों ने देखा है कि हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो डाले जाते हैं। तो इस हिसाब से इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। तो इस नीति का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना है, विज्ञापन की व्यवस्था करना है और अभद्र सामग्री पर नियंत्रण करने के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। आईटीसीटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब कौन सा शहर होगा? ठीक है, तो देखिए ड्रोन और रोबोटिक्स के लिए कानपुर शहर हो गया। अब यहाँ पे एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात की जा रही है, उसका हब कौन सा शहर होगा? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। तो लखनऊ को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हब बनाने की तैयारी है। तो आईटीसीटी योजना के तहत लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब बनाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर को किस हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये होगा आईटी और आईटीईएस, ठीक है, आईटी और आईटीईएस। तो गौतम बुद्ध नगर को आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज का हब जो है गौतम बुद्ध नगर को बनाया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी को किस क्षेत्र का हब बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईएनडी जो लैब होगी वह प्रयागराज और वाराणसी में होगी, ठीक है। तो 5 शहर कौन कौन से हो गए? एक कानपुर हो गया, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा लखनऊ, चौथा प्रयागराज और 5वां जो है वाराणसी। इन 5 शहरों को जो है आईटी सिटी बनाया जा रहा है। तो वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया में अभद्र सामग्री पोस्ट करने पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी? तो ये सब कुछ है। तो मानहानि का मुकदमा भी चल सकता है, आर्थिक दंड भी लगेगा, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस नीति में अभद्र सामग्री पोस्ट करने पर मानहानि का मुकदमा, आर्थिक दंड, पुलिस कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। आईटी क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? ठीक है, तो भूमि बैंक बनाया जाएगा, आईटी पार्कों का विकास किया जाएगा और रोजगार सृजन भी किया जाएगा। तो यहाँ भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो आईटी क्षेत्र के विकास के लिए भूमि बैंक बनाना, आईटी पार्कों का निर्माण, रोजगार सृजन पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को आईटी सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो वो है 5 शहर, ठीक है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा भी है ऊपर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को आईटी सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है प्रश्न? एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र तो कहाँ पे? महाराजगंज में। तो महाराजगंज जिले के भारी वैसी, ये स्पेसिफिक जगह है, भारी वैसी में एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जेसीबीसी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, एशियाई किंग गिद्ध को IUCN, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेड लिस्ट की जो है वो 9 कैटेगरी होती है, ठीक है, 9 कैटेगरी होती है और 9 कैटेगरी में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उस श्रेणी में एशियाई किंग गिद्ध को रखा गया है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में ने 2001 में ही एशियाई किंग गिद्ध को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा था। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवाओं को वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर 10 लाख MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख जो है रुपए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। और योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। तो इसमें जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी वो 10 लाख रुपए दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वह स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना के लिए एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना को जो है लागू किया जा रहा है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। उत्तर प्रदेश का पहला जटायु राजगिद्ध संरक्षण केंद्र कब उद्घाटित हुआ है? ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेसिफिक डेट को लेके।
तो ये है 6 सितंबर 2024 को। क्या? 6 सितंबर 2024 को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को महाराजगंज जिले के में इस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। महाराजगंज स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र किस क्षेत्रफल में फैला हुआ है? मतलब इसका एरिया बताना है आपको, तो 1.5 हेक्टेयर है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया तो इस तरह से भी जो है आपको पूछा जा सकता है। तो यह संरक्षण केंद्र 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारनपुर में कौन सा विश्वविद्यालय पहले से संचालित है? ठीक है, तो यह है मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय। ठीक। किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है? तो यह है कुशीनगर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ था। वजीरगंज हाल्ट स्टेशन का नया नाम क्या है? ठीक है, तो वजीरगंज हाल्ट स्टेशन का जो नया नाम रखा गया है, अमर शहीद भाले सुल्तान। क्या? अमर शहीद भाले सुल्तान। तो वजीरगंज हाल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर रखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस धाम के नाम पर रखा गया है? तो यह है तापेश्वर नाथ धाम। क्या? तापेश्वर नाथ धाम, ऑप्शन नंबर सी। तो फुर्सतगंज का नाम स्थानीय धार्मिक स्थल तापेश्वर नाथ धाम के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किसने किया है? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो पूर्वांचल में इस तरीके का सैनिक स्कूल नहीं था, तो पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 7 सितंबर 2024 को किया गया है। सैनिक स्कूल में शहीद भगत सिंह के नाम पर क्या नामकरण हुआ है? तो यह है एक हॉस्टल का नाम जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल के हॉस्टल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। स्किन बैंक किस अस्पताल में खोला जा रहा है? तो यह खोला जा रहा है हैलट अस्पताल कानपुर में। ठीक है, तो हैलट हॉस्पिटल कानपुर में स्किन बैंक जो है एक खोला जा रहा है। ठीक, तो प्रदेश का यह पहला स्किन बैंक होगा जो कि कानपुर के हैलट अस्पताल में खोला जा रहा है। तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रदेश का पहला स्किन बैंक कानपुर के हैलट अस्पताल में खोला जा रहा है। स्किन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बर्न रोगियों के घाव भरना। ठीक है, जैसे कोई अगर जल जाता है, उसकी स्किन खराब हो जाती है, तो उसको जो है इससे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक, तो जले हुए रोगियों के घाव भरने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्किन बैंक में सुरक्षित त्वचा बर्न रोगियों के घावों के लिए ड्रेसिंग मटेरियल के रूप में काम आती है। हैलट अस्पताल में स्किन बैंक की प्रक्रिया किस संस्थान द्वारा चलाई जा रही है? तो इस संस्थान का नाम है युग दधीची देहदान संस्थान। क्या? युग दधीची देहदान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। तो युग दधीची देहदान संस्थान ने त्वचा दान के लिए अभियान शुरू किया है। अच्छा, ये तो प्रदेश का पहला स्किन बैंक हो गया। अगर देश का पहला स्किन बैंक पूछा जाए कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो देश का पहला स्किन बैंक 1972 में मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में स्थापित किया गया था। कहाँ? मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1972 में। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन SCR के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या दबाव को कम करना और सुनियोजित विकास, तो प्लान डेवलपमेंट हो सके। ठीक, और पॉपुलेशन प्रेशर को कम किया जा सके। इस वजह से NCR के तर्ज पे जो है वो SCR, ठीक है, NCR नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन जो है बनाए जाने की बात की जा रही है। तो SCR का गठन लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को कम करने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। UPSCR में कितने जिले शामिल हैं? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UPSCR में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो UPSCR में लखनऊ सहित 6 जिले शामिल हैं। तो ये जिले कौन कौन से हैं? इसको एकदम ध्यान रखिए, एकदम रट जाना है। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ठीक है, तो लखनऊ 1 हो गया, हरदोई 2, सीतापुर 3, उन्नाव 4,
रायबरेली पांचवा जिला हो गया और छठा जिला जो है वो बाराबंकी हो गया। ठीक है, तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, तो लखनऊ के आसपास वाले जो जिले हैं उनको शामिल करके जो है ये यूपीएससीआर बनाया जा रहा है। यूपीएससीआर का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन का एरिया पूछा जा रहा है, तो ये है 27,826 स्क्वायर किलोमीटर। तो यूपीएससीआर का कुल क्षेत्रफल 27,826 स्क्वायर किलोमीटर है। यूपीएससीआर डीए का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा लखनऊ में। ठीक है, तो यूपीएससीआर डीए है क्या? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होगा। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कब तक पूरी होने की उम्मीद है? ठीक है, इस प्रश्न को फिर से देखिए। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कब तक पूरी होने की उम्मीद है? ये है जून 2026, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरठ में पहली हरित शहरी सड़क परियोजना के जून 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। मेरठ की हरित सड़क परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो यह है 40 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। सीएम ग्रिड्स योजना किस चौड़ाई वाली सड़कों पर लागू होगी? जो 10 से 45 मीटर चौड़ी हैं उनके ऊपर। तो सीएम ग्रिड्स योजना 10 से 45 मीटर चौड़ाई वाले सड़क खंडों पर लागू की जाएगी। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन सा है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है गौतम बुद्ध नगर या नोएडा का ये। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर। तो 9 अगस्त 2024 को गौतम बुद्ध नगर नोएडा को कमिश्नरेट आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया। आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असाधारण पुलिस सेवाओं की मान्यता। आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को आईएसओ प्रमाणन किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो यह है रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। आईएसओ प्रमाणन रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया। एससीआर का गठन किस मॉडल के आधार पर किया जा रहा है या किया गया है? तो यह है दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल रीजन के आधार पर जो है इसका भी गठन किया जा रहा है। मेरठ की हरित शहरी सड़क की लंबाई कितनी होगी? तो 2.15 किलोमीटर। कितना? ऑप्शन नंबर ए 2.15 किलोमीटर। यूपीएससीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, ऑप्शन नंबर बी। यूपीएससीआरडीए का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अयोध्या को आदर्श सौर शहर का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो ये जुलाई 2024 में, ऑप्शन नंबर बी। तो अयोध्या को जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2024 के तहत आदर्श सौर शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। अयोध्या सौर संयंत्र माध्यम से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 40 मेगावाट। अयोध्या ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है। अयोध्या के सौर संयंत्र को किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है ऑप्शन ए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अयोध्या के सौर संयंत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। वाराणसी में निर्माण होने वाला वैदिक 3D संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो यह है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। तो वैदिक 3D संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में निर्माण होगा। अगला प्रश्न, तो सोनभद्र पुलिस लाइन को आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन कब प्राप्त हुआ? तो ये अगस्त 2024 में। कब? अगस्त 2024 में। सोनभद्र पुलिस लाइन को अगस्त 2024 में आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ। सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किस साल में पेश किया गया था? तो जुलाई 2024 में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2024। तो सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव
जुलाई 2024 में पेश किया गया है। सलखान जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है सोनभद्र जिला में, ऑप्शन नंबर ए। सलखान जीवाश्म पार्क सोनभद्र जिले में स्थित है। सलखान जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म किस प्रकार के हैं? ठीक है, तो इसमें जो है आपको शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट मिलेंगे। ठीक है, शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट। तो सलखान जीवाश्म पार्क में शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। सोनभद्र पुलिस लाइन को यह प्रमाणन किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह है रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रमाणन है क्या? तो ISO 9001-2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड के द्वारा। अयोध्या सौर शहर को आदर्श सौर शहर के रूप में किस नीति के अंतर्गत दर्जा मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। ये जो है वर्ष भी याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2022 की है। तो अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का दर्जा मिला है। सलखान जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया गया? तो ये 46वें विश्व धरोहर समिति बैठक के दौरान। वैदिक 3D संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान और ज्योतिष को समर्पित करना। अयोध्या सौर ऊर्जा संयंत्र के तहत स्थापित कितने मेगावाट की क्षमता का उत्पादन किया जाएगा? तो यह है 40 मेगावाट। ठीक है, ये देख चुके हैं हम लोग। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के कैमूर रेंज में स्थित है और यह पार्क लगभग 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो जून 2024 में। जून 2024 में। तो जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव को बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की है। तो कहाँ? लखीमपुर खीरी। फिर इसके साथ में आपको याद रखना है जिले का नाम, लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश ने 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के क्रम में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में पहले स्थान पर रहा। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है आरती को प्रदान किया गया है। तो 22 मई 2024 को बहराइच, ध्यान रखिएगा, बहराइच जिले का 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिंक ई रिक्शा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पिंक ई रिक्शा की पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर बाराबंकी के भगौली गांव में स्थापित किया गया है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन ए। तो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर का उद्देश्य कृषि में टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग करना है ताकि शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त हो सके। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक अंग्रेजी बैरिस्टर थी। ठीक। उत्तर प्रदेश में किस विभाग ने ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा है? तो यह है यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। यूपी पावर ट्रांसमिशन मिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाली आरती किस शहर से है? तो यह है बहराइच से, ऑप्शन नंबर बी। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर किस संस्था द्वारा स्थापित किया जा रहा है? यह भी पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ठीक है। पिंक ई रिक्शा पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने कितने सर्किट किलोमीटर CKM ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा है? तो यह है 1460, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2024 में कितने नए उत्पादों को GI टैग प्राप्त किया है? ठीक है, तो यह है 6।
तो अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश ने 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त किया है और इससे राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या हो गई है 75। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिला तिरंगी बर्फी के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो यह है वाराणसी। तो तिरंगी बर्फी को वाराणसी जिले से जीआई टैग मिला है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाई गई थी। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग किस जिले से मिला है? तो यह है वाराणसी। तो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो एक पारंपरिक कला है को वाराणसी जिले से जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू कढ़ाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह है लखीमपुर खीरी। तो थारू कढ़ाई को लखीमपुर खीरी जिले से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है। बेंत और बांस शिल्प को जीआई टैग किस जिले से मिला है? तो यह है बरेली, बांस बरेली। बेंत और बांस शिल्प को बरेली जिले से जीआई टैग मिला है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख हस्तशिल्प कला है। जरदोजी शिल्प को जीआई टैग किस जिले से मिला है? तो ये भी है बरेली। ठीक है, तो जरदोजी शिल्प का जो है जीआई टैग जो है वो बरेली जिले को मिला है। जरदोजी शिल्प को भी बरेली जिले से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो भारत की प्रसिद्ध कढ़ाई कला है। तो जरदोजी शिल्प क्या है? यह है कला। अगला प्रश्न, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को जीआई टैग किस स्थान से मिला है? तो यह है पिलखुआ, ये हापुड़। ठीक है, तो हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को पिलखुआ हापुड़ से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो एक पारंपरिक वस्त्र कला है। जीआई टैग का अर्थ क्या है? भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग एक चिन्ह है जो किसी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या क्षेत्र से संबंधित उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जिससे उन उत्पादों की विशेषता और गुणवत्ता का संरक्षण होता है। जीआई टैग की अवधि कितनी होती है? तो जीआई टैग जिसको दिया जाता है उस उत्पाद के लिए जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर इसको जो है रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, तो जीआई टैग की अवधि 10 वर्ष की होती है, जिस समाप्त होने पर फिर से नवीनीकरण किया जा सकता है। तिरंगी बर्फी का इतिहास क्या है? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा तिरंगा धारण करने पर प्रतिबंध के बावजूद इसे एक स्थानीय मिठाई निर्माता ने तैयार किया था। तो तिरंगी बर्फी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त की कुल संख्या कितनी हो गई है? 75। ये ऊपर हमने देखा अभी इसको। उत्तर प्रदेश ने अब तक 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त किया है, जिसमें वह इस क्षेत्र में सबसे आगे है। जीआई टैग के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करने वाला अधिनियम क्या है? तो वस्त्रों का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। ये वस्त्रों नहीं, ये वस्तुओं का है। ठीक है, गुड्स। ठीक है, वस्तुओं का। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत जीआई टैग का पंजीकरण और संरक्षण किया जाता है, जो भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और उनके भौगोलिक महत्व को बचाता है। 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन जो है वाराणसी में हुआ था 28 मार्च 2024 को। तो 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित की गई थी। आई सार्क समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अजय कोहली ने की थी। तो 7वीं आई सार्क समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली ने की थी। इस बैठक में किस प्रकार के अनुसंधान पर चर्चा की गई थी? तो कम मीथेन उत्सर्जन वाले चावल की किस्मों और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर। बैठक में 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। MSRDE कानपुर ने क्या विकसित किया? तो सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के कानपुर स्थित DMSRD ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को किस स्तर के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह है BIS 17051 के स्तर का। यह बुलेट प्रूफ जैकेट BIS 17051 के स्तर 6 के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। DMSRDE किस स्थान पर स्थित है? तो यह है कानपुर, उत्तर प्रदेश। DMSRD उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला है।
आईसार का पूरा नाम क्या है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रेश एयर टेंडर का निर्माण किसने किया है? तो यह है नोएडा की एमएसएमई फर्म ने। तो भारत की पहली स्वदेशी फ्रेश एयर टेंडर नोएडा स्थित एक एमएसएमई फर्म द्वारा विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना का यह दमकल किस उद्देश्य के लिए दी गई है? तो स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी दमकल की खरीद की है। प्रोजेक्ट प्रवीण किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत छात्रों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसमें आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन में। तो इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन शामिल है। प्रोजेक्ट प्रवीण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार। तो प्रोजेक्ट प्रवीण का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन की योजना कितने जिलों में बनाई गई है? तो यह है 57 जिलों में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि साइबर अपराधों से निपटा जा सके। साइबर पुलिस स्टेशन में कितने पद होंगे? तो ये हैं 25 पद। तो प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो यह है चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो रक्षा उत्पादन में वृद्धि करेगा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराधों से निपटना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का उद्देश्य राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटना है और सुरक्षा प्रदान करना है। कहां पर डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है चित्रकूट करवी के खुटरिया गांव। तो डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास की जाएगी और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 102 हेक्टेयर होगा। डिफेंस कॉरिडोर में कितने हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो यह है 33.6 हेक्टेयर। तो इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा, जो कुल क्षेत्रफल का 33.2% है। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह है प्रयागराज में। तो प्रयागराज वेस्ट टू वंडर पार्क उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में संगम क्षेत्र के पास विकसित किया जाएगा। कौन सा पार्क यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो यह है वेस्ट टू वंडर पार्क। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन कहां बनेगा? तो ये बनेगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे आईआईटी कानपुर मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण कर रहे हैं और यह भारत का पहला ऐसा इंजन होगा। आईआईटी कानपुर में किस लैब का निर्माण किया गया है? तो यह सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च, ऑप्शन बी। आईआईटी कानपुर में सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च नामक लैब बनाई गई है, जहां हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन की तकनीक विकसित की जाएगी। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह है गोंडा में, ऑप्शन नंबर ए। तो गोंडा जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, जो घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये फजलगंज कानपुर में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण कानपुर के फजलगंज स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड में किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व की परियोजना में कितने वर्षों तक कछुओं की निगरानी की जाएगी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल तक। तो कछुआ संरक्षण रिजर्व परियोजना के तहत कछुओं की निगरानी 6 साल तक की जाएगी। वेस्ट टू वंडर पार्क में किस प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं? तो ये है बेस्ट मटेरियल से बनाई गई कलाकृतियां, ऑप्शन नंबर सी।
वेस्ट टू वंडर पार्क में बेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कानपुर में स्थापित गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर को किसने निर्माण किया है? तो ये है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस। यह गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में छठा रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो ये है प्रयागराज में। तो छठा रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वो प्रयागराज में खुला है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है।